बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की एफोरिज्म नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 एफोरिज्म डिस्कस किए हैं। पहले में मिशन ऑफ द फिजिशियन और एफोरिज्म नंबर 2 में हमने आइडियल क्योर के बारे में डिस्कस किया था। हनीमैन के फरमुदात के मुताबिक, कोट्स के मुताबिक, एफोरिज्म्स के मुताबिक एक होम्यो फिजिशियन का हाई और इम्पोर्टेंट मिशन क्या होना चाहिए, और दूसरे में उन्होंने क्योर के बारे में हमें समझाया था कि आइडियल क्योर क्या होती है। तीसरे एफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन ने बेसिकली कुछ क्वालिटीज बताई हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस बताई हैं कि एक होम्यो फिजिशियन का नॉलेज कैसा होना चाहिए और किन किन चीजों के बारे में उसको पता होना चाहिए। यानी एक ट्रू प्रैक्टिशनर के लिए, एक ट्रू होम्योपैथ के लिए कौन कौन सा नॉलेज होना जरूरी है। बहुत ही अहम एफोरिज्म है जिसमें हनीमैन ने कहा है कि किसी धोखे में नहीं रहना। होम्यो फिजिशियन वो होगा, ट्रू प्रैक्टिशनर वो होगा जिसको इस एफोरिज्म्स के मुताबिक चीजों का पता होगा। अब डॉक्टर हनीमैन क्या फरमाते हैं, बिल्कुल ये एग्जैक्ट एफोरिज्म के अल्फाज हैं। इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स, अगर फिजिशियन क्लियरली यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली, वाजे तौर पर परसीव कर लेता है, परसीव परसेप्शन से है, अदराक कर लेता है, पूरे तरीके से समझ लेता है व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, कि मुझे किसी भी बीमारी में क्या क्योर करना है। व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज यानी नॉलेज ऑफ डिजीज और उसकी इंडिकेशंस के बारे में पता होगा। अब इस एफोरिज्म्स के मुताबिक यहाँ पर यही वजह है कि हमारे DHMS कोर्स में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी पढ़ाई जाती है। एनाटॉमी मींस नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन, फिजियोलॉजी मींस नॉर्मल फंक्शन ऑफ a body part, a body system, a body organ, and pathology means any abnormality of the normal anatomy and normal physiology। सबसे पहले फिजिशियन को यह पता होना चाहिए कि जो डिजीज मैं क्योर करने जा रहा हूं, जिस पेशेंट को मैं ठीक करने जा रहा हूं, वो किस डिजीज में मुब्तला है और उस डिजीज के बारे में उसको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। यानी उसकी डेफिनेशन, उसकी एटियोलॉजी, उस डिजीज का मैकेनिज्म, उसके साइन एंड सिम्टम्स, उसकी क्लिनिकल पिक्चर्स, उसकी डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस, ये डेफिनेशन है पैथोलॉजी की भी। और हनीमैन ने भी यही कहा है कि नॉलेज ऑफ डिजीज, व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, उसने अच्छा यहां पर इसलिए नॉलेज ऑफ डिजीज जरूरी है कि मुझे एज ए फिजिशियन पहले फॉर एग्जांपल ये पता होना चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, क्या ये इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है, जेनेटिक है, बैक्टीरियल है, वायरल है। फिर मुझे ये पता होना चाहिए इसकी कितनी अकसाम है, इसकी अमूमी साइन एंड सिम्टम्स क्या है। अमूमी साइन एंड सिम्टम्स एक होते हैं पैथोलॉजिकल के डिजीज साइन एंड सिम्टम्स, जो हर डिजीज में आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल टीबी का पेशेंट है तो लामहला उसमें 90% कफ होगी, स्प्यूटम आएगा, भूख नहीं लगती, वजन गिरेगा, टेम्परेचर होगा। ये अमूमी सिम्टम्स हैं ट्यूबरकुलोसिस की। इसके साथ साथ इंडिकेशन, उस डिजीज की क्या क्या इंडिकेशंस हैं, और एक इंडिविजुअल केस में डिजीज
क्या होती है। यानी इससे मुराद ये है कि पहले फिजिशियन को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन इंडिविजुअल केस। इंडिविजुअल केस का मतलब ये है कि 4 टीबी के पेशेंट हैं, फॉर एग्जांपल 4 टीबी के पेशेंट हैं। यही तो होम्योपैथिक की खूबसूरती है कि 4 टीबी के पेशेंट्स में जरूरी नहीं कि एक ही मेडिसिन जाए, क्योंकि उनकी अमूमी सिम्टम्स तो एक होंगी पैथोलॉजिकली, तो वो तमाम चारों पेशेंट्स की सिम्टम्स एक जैसी होंगी, लेकिन वो चारों पेशेंट उस बीमारी को कैसे ले रहे हैं, उसमें कैसा रिस्पॉन्स है उनका, उनका कैसा एक्सपीरियंस है, ये चीज बड़ी जरूरी है कि इंडिविजुअल एक्सप्रेशन एंड एक्सपीरियंसेस है चारों को ट्यूबरकुलोसिस। पहले तो हमें नॉलेज ऑफ डिजीज होना चाहिए, तभी हमें उनकी अमूमी सिम्टम्स का पता होगा। फिर हम उन चारों की इंडिविजुअलिटी की बुनियाद पर उनकी इंडिविजुअल सिम्टम्स को असेस करेंगे, ताकि हम एक सिंगल रेमेडी तक पहुंच जाएं। तो पहला उन्होंने लिखा है कि इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, कि मुझे डिजीज में क्या क्योर करना है, नॉलेज ऑफ डिजीज क्या है, उसकी इंडिकेशंस क्या है, उसको इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल उस डिजीज को कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है और कैसा उसका एक्सप्रेशन है। दूसरा बात, इफ ही क्लियरली परसीव्स व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन। पहला पॉइंट, व्हाट इज क्यूरेटिव इन डिजीज। दूसरा पॉइंट, व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन। अब आ जाते हैं हम मटीरियल मेडिका पे। पहले उसको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी का इल्म होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन। अब उसको पूरा पूरा मेडिसिन का इल्म होना चाहिए, मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, कि मेरी होम्योपैथिक में जो रेमेडीज हैं, जो मेडिसिन हैं, उनकी सोर्स क्या है, उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, वो उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो कैसे काम करेंगी, इसको हम कहते हैं व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन। ब्रैकेट में डॉक्टर हानीमैन ने लिखा है नॉलेज ऑफ मेडिसिन, नॉलेज ऑफ मेडिसिन। सबसे पहला पॉइंट नॉलेज ऑफ डिजीज, यानी व्हाट इज टू बी क्योर इन डिजीज। दूसरा पॉइंट व्हाट इज टू बी क्योर इन मेडिसिन, व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन। व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, उसको हम कहेंगे नॉलेज ऑफ द मेडिसिन। अब नॉलेज ऑफ द मेडिसिन में उसको अपनी मेडिसिन की सोर्स का पता होना चाहिए, उसको उसकी फार्माकोग्नोसी का पता होना चाहिए, फार्माकोग्नेटिक्स जैसे हम कहते हैं, कि उस मेडिसिन की जो क्रूड फार्म है, वो प्लांट है, वो एनिमल है, वो नोसोड है, वो सार्कोड है, वो मिनरल्स है, वो इम्पार्ट्रिबल्स है। जब तक उसको ये नहीं पता होगा, वो उसको गलत इस्तेमाल करा बैठेगा। सबसे पहले उसको फार्माकोग्नोसी का पता होना चाहिए, फिर उसको फार्माकोडायनेमिक्स का पता होना चाहिए कि मैंने मेरी मेडिसिन एक्शन किस पे करती हैं, बॉडी के किस निजाम पर, किस ऑर्गन पर इनका एक्शन हो रहा है, फार्माकोडायनेमिक्स। और फिर उसकी पोस्टोलॉजी, यानी कि वो उसकी डोज, क्वांटिटी, रिपीटिशन कैसे सेट करनी है। पहला नुक्ता इस एफोरिज्म का कि एक आइडियल, एक ट्रू प्रैक्टिशनर को क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन। क्या मैंने क्योर करना है पेशेंट में, डिजीज में, और क्या मेरी मेडिसिन में कौन सी क्यूरेटिव पावर है, मेरी मेडिसिन उसको कैसे क्योर करेंगी, उसमें क्यूरेटिव पावर क्या है। इसके आगे लिखे हुए क्यूरेटिव पावर, नॉलेज ऑफ द मेडिसिन। एंड इफ ही नो हाउ टू अडॉप्ट। तीसरी चीज, पहली नॉलेज ऑफ डिजीज,
नॉलेज ऑफ डिजीज, दूसरा नॉलेज ऑफ मेडिसिन, और तीसरा हाउ टू अडॉप्ट, हाउ टू अडॉप्ट। इसमें डॉक्टर हनीमैन का मतलब ये है कि एक होम्योपैथ को अपनी फिलॉसफी के बेसिक प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए कि अब मैंने डिजीज को भी स्टडी कर लिया, उसके उसमें इंडिविजुअलिटी को भी स्टडी कर लिया, यहाँ मैंने मेडिसिन को भी स्टडी कर लिया, मेडिसिन की फार्माकोग्नोसी, फार्माकोडायनामिक्स और पोसोलॉजी को मैंने स्टडी कर लिया। अब इस मेडिसिन को इस पेशेंट पर अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अडॉप्ट। ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है कि होम्योपैथी में एक पेशेंट और एक रेमेडी, इस रेमेडी को इस पेशेंट पर अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अडॉप्ट। तीसरी स्किल एक ट्रू प्रैक्टिशनर की ये होती है कि उसको उसने अप्लाई कैसे करवाना है। फिर वही बात, उसको जब नॉलेज ऑफ मेडिसिन होगा तो उसको पता होगा कि इस मेडिसिन की जो क्रूड फॉर्म है वो टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है, वो साइटोटॉक्सिक है यानी सेल के लिए वो टॉक्सिक है, या वो न्यूरोटॉक्सिक है, वो न्यूरॉन्स के लिए टॉक्सिक है, या वो कार्डियोटॉक्सिक है, या वो हीमोटॉक्सिक है, ब्लड के लिए टॉक्सिक है, या वो स्पोर्टिव न्यूट्रिटिव मेडिसिन है। जैसे हम अल्फा अल्फा देते हैं, अब अल्फा अल्फा क्या है कि वो स्पोर्टिव न्यूट्रिटिव मेडिसिन है, वो सपोर्ट करती है क्रूड फार्म में भी। क्रूड फार्म मींस के मदर टिंचर इज वेरी वेरी क्लोज टू क्रूड, 1x 1 पहली डाइल्यूशन की जो स्टेज है 1x। तो उसमें अगर हम कहें कि हम अल्फा अल्फा को तो मदर टिंचर में दे रहे हैं, लेकिन हम लैकेसिस को भी मदर टिंचर में दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें स्टडी ऑफ मेडिसिन होगा कि वो नो सोड है, उसको अगर हम मदर टिंचर में देंगे तो वो हम उस शख्स के अंदर डिजीज्ड एजेंट दाखिल कर रहे हैं, सोर्स में हम उसमें डिजीज्ड एजेंट दाखिल कर रहे हैं। इसी तरीके से सार्कोड्स को देते वक्त भी हमें यह पता होना चाहिए कि जो सार्कोड में दे रहा हूं, मसलन थायरोडिनम, इंसुलिनम, क्या ऑलरेडी बॉडी में इसकी ज्यादती चल रही है या कमी चल रही है। अगर ऑलरेडी उसकी ज्यादती हो और उस सार्कोड्स को भी मैं लो डाइल्यूशन में दूंगा तो इट मीन्स कि मैंने उसकी डिजीज को, उसकी इलनेस को मजीद एग्रेवेट कर दिया है। तो जहां पर मैंने कहा कि ट्रू प्रैक्टिशनर शुड क्लियरली नो व्हाट इज टू बी क्योर इन डिजीज, यानी नॉलेज ऑफ डिजीज, व्हाट इज द क्यूरेटिव ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में कौन सी चीज, कौन सी क्यूरेटिव पावर है, और हाउ टू अडॉप्ट होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक, असूलों के मुताबिक उसको इस्तेमाल करवाना जानता हो, हाउ टू अडॉप्ट। as well in respect to the suitability of medicine most appropriate according to its mode of action, according to its mode of action। पहले उसको मेडिसिन के मोड ऑफ एक्शन का पता हो, फिर वो देखेगा कि मैंने इसको अब अपने पेशेंट्स पर अप्लाई कैसे करना है। टू द केस बिफोर हिम, टू द केस बिफोर हिम पेशेंट, यानी जो केस, जो पेशेंट उसके सामने है, टू द केस बिफोर हिम, जो पेशेंट केस, पेशेंट का केस उसके सामने है, उस पर अपनी रेमेडी को किन असूलों के मुताबिक अप्लाई करवाना है। वो अब कौन कौन से असूल हैं? एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन, बिल्कुल फ्रोजन के अल्फाज हैं, एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन। फिजिशियन को पता होना चाहिए कि ये मेरी मेडिसिन कैसे प्रिपेयर हुई, किससे प्रिपेयर हुई, वो जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि उसको पूरी फार्माकोग्नोसी का पता होना चाहिए कि जो क्रूड में ऐसी थी, क्रूड के बाद इसको इस तरीके से ट्रेचुरेट किया गया
इस तरीके से इसकी पहली पोटेंसी बनाई गई, फिर इसकी दूसरी, तीसरी। तो इसको, इसका बेस क्या है, इसका जो क्रूड है वो टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है, उसको मैं अगर बिलो एवोगैड्रो फिजियोलॉजिकल डोज में यूज कराऊंगा तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके अंदर क्या चीज है, ये सारी चीजें डॉक्टर हनीमैन कह रहे हैं कि इसके बारे में फिजिशियन को पता होना चाहिए। एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स रिक्वायर्ड। पोसोलॉजी, पोसोलॉजी फार्मेसी में हम पढ़ते हैं ना, पोसोलॉजी द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डोजेस ऑफ द मेडिसिन एंड रेपिटेशन। अब फिजिशियन को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं मदर टिंचर दे रहा हूँ, लो डाइल्यूशंस दे रहा हूँ, इसकी मैं कितनी डोज तक जा सकता हूँ। अगर मैं सीएम दे रहा हूँ, सीएम मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल फिजिशियन को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं मदर टिंचर के मैं कहता हूँ जी 20-20 ड्रॉप्स आपने सुबह दोपहर शाम लेने हैं, 20-20 ड्रॉप्स मदर टिंचर के, तो क्या सीएम के भी मैं यही कहूंगा कि 20-20 ड्रॉप्स आपने लेने हैं? नहीं, वी शुड नो द क्लियर पोसोलॉजी। हमें हर मेडिसिन के बारे में उसकी बेस और फिर उसकी डोज, और मैंने कब रिपीट करना है, सीएम को मैंने कब रिपीट करना है, 1M को मैंने कब रिपीट करना है, 200 को मैंने कब रिपीट करना है, मदर टिंचर को मैं दिन में कितने टाइम रिपीट कर सकता हूं। ये है व्हाट इज द exact mode of preparation, quantity of it required, and the proper period for repeating the dose. Proper period for repeating the dose. If finally he knows the obstacles to recovery. चौथी चीज, पहली चीज मैं फिर दोहरा रहा हूं, नॉलेज ऑफ डिजीज, दूसरा नॉलेज ऑफ रेमेडी, तीसरा हाउ टू अडॉप्ट, चौथा चौथा उसको ऑब्स्टेकल्स यानी हिंड्रेंसेस, अपने पेशेंट के केस के क्योर में आने वाली रुकावटों का पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, हाउ टू अडॉप्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी एंड ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स, अब ऑब्स्टेकल्स में उसकी पूरी मियाजमेटिक स्टडी होनी चाहिए कि ये मेरा जो पेशेंट है क्रॉनिक है, ये सोरिक मियाजम से ताल्लुक रखता है, साइकोसिस मियाजम से ताल्लुक रखता है, सिफिलिटिक मियाजम से है, इसके रास्ते में अगर कोई रुकावट आ रही है तो मुझे एंटी सोरिक मेडिसिन देनी पड़ेगी, अगर सिफिलिस मियाजम है तो एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन देनी पड़ेगी, अगर साइकोसिस मियाजम है तो एंटी साइकोटिक। उसको तमाम ऑब्स्टेकल्स का, इस ऑब्स्टेकल्स में मियाज्म भी शामिल है। मियाज्म मेन चीज, लाइफ स्टाइल, अपने पेशेंट्स के लाइफ स्टाइल के बारे में पता हो। मसलन एक बंदा को लंग्स की टीबी है या लंग्स कैंसर है और वो साथ सिगरेट भी पी रहा है। एक बंदे को खुदा न खास्ता स्किन की एलर्जी है या स्किन डिजीज है और वो पेंटिंग का काम भी करता है, तो ये भी पॉसिबल कि उससे उसकी डिजीज मजीद एग्रेवेट कर जाए या क्योर में रुकावट होगी, उसका प्रोफेशन रुकावट बन रहा है, उसका लाइफस्टाइल रुकावट बन रहा है, या मियाज्म रुकावट बन रहा है। चौथी चीज डॉक्टर हनीमैन इस एफोरिज्म में ट्रू प्रैक्टिशनर की क्वालिफिकेशन बता दी है। ट्रू प्रैक्टिशनर की क्वालिफिकेशन क्या है? नॉलेज ऑफ डिजीज, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, नॉलेज ऑफ रेमेडी, बैक्टीरिया मेडिका एंड फार्मेसी, हाउ टू अडॉप्ट, फिलॉसफी और गेनन। हमारा सिलेबस भी इन्हीं पैटर्न्स पे सेट है। हनीमैन्स के एफोरिज्म्स की रोशनी में हमारा सिलेबस जो है वो सेट है। ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस, फिर जहां पर फिर आपके मियाज्म आ गए, साथ उसके लाइफस्टाइल आ गया, साथ उसके प्रोफेशंस आ गए। If finally he knows the obstacles to recovery in each case and is aware
हाउ टू रिमूव देम, वो उन तमाम ऑब्स्टेकल्स को, ऑब्स्ट्रक्शंस को, रुकावट को जानता हो और ये भी जानता हो कि इनको रिमूव कैसे किया जाएगा, इन ऑब्स्टेकल्स को, इन हिंड्रेंसेस को अपने रास्ते से मुझे हटाना कैसे है। वही बात कि मैंने यहाँ पर एंटी मियाज्मेटिक रेमेडी यूज करनी है, या पेशेंट को किसी चीज से मैंने मना करना है, उसकी खुराक एडजस्ट करनी है, उसका लाइफ स्टाइल अमेंड करना है। मसलन एक बंदे को मोटापा है और वो एक्सरसाइज ही नहीं करता, तो सबसे पहले तो हम उसको एक्सरसाइज की तबलीग करेंगे। तो ये सारी चीजें ऑब्स्टेकल्स में आ जाएंगी, ऑब्स्टेकल्स रिकवरीज। यानी हनीमैन कहते हैं जी, अच्छे प्रैक्टिशनर को ये पता होता है कि मेरे केस के क्योर होने में कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस, रुकावटें आ रही हैं, एंड हाउ टू रिमूव देम, उन ऑब्स्टेकल्स को मुझे कैसे रिमूव करना है, सो दैट द रेस्टोरेशन में बी परमानेंट। सो दैट रिजल्ट निकाल रहा है मैं, जब किसी फिजिशियन को इतना नॉलेज होगा, उसको कंप्लीट नॉलेज ऑफ डिजीज, कंप्लीट नॉलेज ऑफ मेडिसिन, कंप्लीट नॉलेज ऑफ आर्ट ऑफ एडॉप्टेशन, आर्ट ऑफ अप्लाइंग, कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑब्स्टेकल्स होगा, तो वो परमानेंट रेस्टोरेशन कर सकता है, जिसको हम कहते हैं दायमी शिफा। यानी वो परमानेंट क्योर की तरफ जाएगा, पैलिएशन की तरफ नहीं। फिर वो उस डिजीज को, उस एलिमेंट्स को, उन साइन एंड सिम्टम्स को, उन प्रॉब्लम्स को परमानेंटली रिमूव करके पेशेंट को क्योर की तरफ ले जा सकता है। दैट सो दैट इन चीजों का इसलिए पता होना चाहिए, सो दैट, ताकि द रेस्टोरेशन में भी परमानेंट, ताकि जो बहाली है, जो मरीज की शिफा याबी है, वो आर्जी ना हो, वो परमानेंट हो। देन ही अंडरस्टैंड्स हाउ टू ट्रीट। इतनी इस नॉलेज के बाद, इस क्वालिफिकेशन के बाद, इस मयार के बाद हनीमैन ने एक असूल सेट कर दिए हैं हमारे लिए कि ये तमाम नॉलेज होगा तो फिर देन, यानी इन तमाम चीजों के बाद हनीमैन ने लफ्ज यूज किया है देन, तब, देन ही or she understands how to treat judiciously and rationally, कि कैसे मरीज को मुझे क्योर करना है, एंड ही इज ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग हार्ट। हनीमैन ने कहा है कि फिर मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक ट्रू प्रैक्टिशनर है हीलिंग आर्ट का। हीलिंग आर्ट में वो फिर एक ट्रू प्रैक्टिशनर है, जिसके अंदर ये तमाम सलाहियतें, तमाम क्वालिफिकेशंस, तमाम नॉलेज पाया जाए, किसी एक चीज का नहीं। उन्होंने स्टार्ट लिया है कि इफ ही क्लियरली परसीव्स व्हाट इज क्योर इन डिजीज, व्हाट इज क्यूरेटिव ऑफ मेडिसिन, हाउ टू अडॉप्ट दीज रेमेडीज, and what are the obstacles and hindrances, and how to remove these obstacles, then he is true practitioner। उसके बाद उसको हनीमैन ने सर्टिफिकेट दिया कि फिर वो एक ट्रू प्रैक्टिशनर है। ये इस एफोरिज्म्स की मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन है। उम्मीद है कि अब हमें समझ आ गई कि हमें क्या क्या करना है। हमें सबसे पहले नॉलेज ऑफ डिजीज और उसमें व्हाट इज क्योर टू बी डिजीज, फिर हमें नॉलेज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का नॉलेज से मुराद उसकी तमाम चीज़ें, जैसे मैंने कहा उसकी सोर्स क्या है, अगर वो प्लांट है तो उसकी बोटेनिकल क्लासिफिकेशन क्या है, अगर वो एनिमल है तो उसकी जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, अगर वो मिनरल है तो उसका हमारी मेडिसिन का ग्रुप कौन सा है, एसिड है, बेस है, मेटल है, क्योंकि हर चीज़ की क्वालिटी खसूसियात अलग अलग हैं। फिर हमें पता होना चाहिए कि उसकी
फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, वो बॉडी की किस किस सिस्टम, किस किस ऑर्गन पर एक्ट कर रहा है, फिर हमें पता होना चाहिए उसकी पोसोलॉजी क्या है, उसकी डोज कैसे एडजस्ट करनी है, उसको रिपीट कब करना है, ये तमाम चीजें। और फिर ऑब्स्टेकल्स, शिफा में हाय रुकावटें, उनको कैसे रिमूव करना है, देन ही इज ट्रू प्रैक्टिशनर, फिर वो ट्रू प्रैक्टिशनर है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।